क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई, जो फिर से मेरी जिंदगी कुएं के तरफ धकेलाए हैं। मुझे छोड़ दीजिए न, मुझे इसी हालत में रहने दीजिए और तुम जाओ, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े दीपू को गाल पर दे मारा थप्पड़। दीपू आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गए। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। ये भी न सोचा कि आखिर क्यों अमीर पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं अन्नू के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही दीपू पर कितनी बार अन्नू ने बताना चाहा कि वह से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता ये बात जानना ही नहीं चाहते थे। दीपू और अन्नू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी दीपू अन्नू के संग दिख जाता, नितिन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह अन्नू से प्यार करता है, पर मन ही मन अन्नू की ही माला जपता रहता था और अन्नू भी उसी के सपने देखती रहती थी। दीपू अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? अन्नू के पिता किशोर ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि अन्नू मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी इज्जत ऊंची रहे, ये सोचकर भारी मन से ही सही पर अन्नू ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुँह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दें या बाद में। ये सोचकर किशोर और नितिन उनकी हरते रहे, पर उनमें तो सब्र नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे ये कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई किशोर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख अन्नू भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अनुज अपने आंसू पोंछ रहा था। कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठन तो देखो। उसने तो अन्नू को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अन्नू को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ मैं आपकी बहू हूँ। फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर अन्नू को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, ये कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप, क्या शर्मोहया बेच खाए है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने अन्नू के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस ससुर से बचाने के लिए दरवाजा खुली जैसे सामने ही रूपम और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। मुझे बचा लीजिए, बहुत हो चुका, चूहे का तरह फड़फड़ा रही है। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है न, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत, और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर अन्नू का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और जैसी गरीब लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? ये बात हमें बताए, क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा आप सब ने हमें? बताए ना? चीखते हुए अन्नू कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं ये सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर दौरे डलने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो दोष लगा रही है। अन्नू के बाल खींचते हुए रूपम कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात मान ले, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। और इस तरह कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात अन्नू ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं?
आखिर हम तो तुम्हें वारिस जानने के लिए इस घर में बहू बना कर लाए हैं न। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी अन्नू को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके नंद और नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 4 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। ये 4 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब अन्नू ने आंसू न बहाए हों। उसका ससुर जिस तरह से उसे बुरा नज़र से देखता था वह सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस ससुर से बचाई थी। इस बीच जब भी किशोर अपनी बेटी को लाने आते तो वे गांव के लोग ये कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना ये घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग अन्नू को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन खुशी से झूम उठते किशोर यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत तो मालूम नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। अन्नू भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी। उठाकर फूलदान उस ससुर के सिर पर दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले देखकर और सारे कपड़े फटे हुए और रोते हुए देखकर किशोर और नितिन हैरान रहे। मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी न दिलवाई मैंने तो मेरा भी नाम किशोर नहीं। बोलते बोलते किशोर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किशोर और नितिन की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही, अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए रूपम के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहें उनसे ले लें, जितने मर्जी थप्पड़ मार लें, पर पुलिस में न जाएं। कहीं पुलिस के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। ये सोचकर किशोर को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि रूपम ने अन्नू को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे अभी न्यारा कर दे। बगैर सोचे किसी शर्त के रूपम ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से तो अन्नू न्यारा हो गई, लेकिन एक बुराई से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, न ठीक से कुछ खाती न पीती और न ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो न जाए, वह कुछ कर न ले, ये सोच सोच कर किशोर और नितिन की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करें, जो फिर से अन्नू पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे। अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। अन्नू बेटा, देखो तो कौन आया है, उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधिया गईं। अन्नू हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अनुज हौले से उसके मुंह से निकला। नितिन और किशोर जानते थे कि कभी और अनुज एक दूसरे से प्यार कर, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अनुज ही उनकी बेटी के होंठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर अन्नू का साथ निभा सकता है। ये सोचकर उन्होंने अनुज को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद अनुज ने पूछा, कैसी हो अन्नू, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अनुज हूँ, अब याद आया, उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अनुज उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सब की नजरें बचाकर रोज मिलते, ऐसे होटल में बैठकर कॉफी पीते थे। अनुज उसे उसके दुख भरे सदमे से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर अन्नू थी कि बस शकल ही देखे जा रही थी। अन्नू की ऐसी हालत देखकर कि आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है अनु, जो तुमने अपने आप को इस कालकोठरी में बंद कर रखा है। ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं अनुज, क्या करूं मैं?
मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए अनु कहने लगी। उसकी बातें सुनकर नितिन भी रोने लगी। का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अनुज कहने लगा, ठीक है, कभी भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। गलतियां, अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। अनु, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर, अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे जिंदगी से निकलना ही होगा अनु। अनुज की बातों का कुछ असर होने लगा था अनु पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अनुज? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अनुज की बातों ने उसे नजर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि अनु, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है अनु, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। के सीने से लगकर अनु बिलक कर रो पड़ी, जैसे उसकी आंखों से बहकर अनुज ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने गम से बाहर निकल सके। बाहर खड़े किशोर और नितिन की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। बस तुम्हारी हाँ की देर है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये कहानी से आपको अच्छा सीख मिले तो हमारी चैनल गुड इन स्टोरी सब्सक्राइब करें।